कुछ मामले मेरी निजी दिलचस्पी के रहते हैं, जैसे मीडिया। मीडिया शब्द के बारे में मैं आगे कुछ और खुलासे से कहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कल से खबरों में जो शब्द मीडिया बना हुआ है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी अलग परिभाषा मैं आखिरी में रखूँगा। तो इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन है, जिसमें 26 पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी बैठक में ये तय किया कि हिंदुस्तान के टीवी चैनलों का जो हिस्सा नफ़रत फैला रहा है, खासकर उसके जो कुछ एक नामी गिरामी मशहूर, कुछ लोग उनको बदनाम भी कह सकते हैं, ऐसे जो एंकर हैं, उन एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। इन 26 पार्टियों के लोग उनमें नहीं जाएंगे, ऐसा तय किया गया है। और इन 14 एंकरों के नाम की एक लिस्ट भी जारी की गई है। मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखता हूँ, कभी कभार मैं किसी एक खबर के लिए जिसका स्क्रॉल नीचे चलते रहता है, कौन सी घटनाएं हो रही है, उसके लिए कभी कभी मैं टीवी शुरू करता हूँ। उसमें कुछ नाम कभी कभी मैंने उनको देखा है, कुछ साल पहले देखा है। कुछ नामों के बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ा है मैंने कि ये नामी गिरामी एंकर किस तरह से नफ़रत फैलाते हैं। ऐसे ही एक एंकर के बारे में खबर थी कि हरियाणा के सांप्रदायिक दंगे के दौरान उस एंकर ने एक टीवी चैनल पर, बड़े चैनल पर, किस हद तक नफ़रत फैलाई थी, किस हद तक सांप्रदायिक हिंसा भड़काई थी, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं अभी एक एक नाम पर जाना नहीं चाहता हूँ, कोई मेरी पसंद नापसंद नहीं है। जो मुद्दा है आज का वो ये है कि क्या इंडिया नाम के गठबंधन ने जिन 14 एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करना तय किया है, वो सही है या गलत है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार, कल जब ये खबर आई और शाम को मैं देख रहा था इसको, तो मेरे दिमाग में पहला नाम आया जिससे मुझको बात करना चाहिए, वो था दिनेश आकुला का। दिनेश आकुला छत्तीसगढ़ के अखबारों में काम कर चुके हैं। दिल्ली और हैदराबाद के टीवी चैनलों पे उन्होंने खूब काम किया है। पिछले शायद 20 बरस से वो लगातार टीवी चैनलों पर ही काम कर रहे थे। एक समय रिपोर्टर थे, फिर वो हैदराबाद में आंध्र तेलंगाना के कई टीवी चैनलों के मुखिया थे, तो उनका बड़ा लंबा तजुर्बा है। मैं सोच ही रहा था कि दिनेश आकुला से बात करके अपनी इस आज की वीडियो रिपोर्ट के लिए उनकी राय जानूं। तब तक उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि सर, कल मुझको आपका समय चाहिए, कुछ रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा कि बदले में मुझको तुम्हारे जवाब भी चाहिए, अकेले एक तरफा नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने आज का एक वक्त तय किया और रिकॉर्डिंग की। अब उस रिकॉर्डिंग में एक दिक्कत थी जिसकी वजह से हम दोनों उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके सवाल बिल्कुल अलग थे, मेरे सवाल बिल्कुल अलग थे। मेरे दिल में जो सवाल थे वो मैंने उनसे किए, उनके दिल में जो सवाल थे उन्होंने मुझसे किए। दोनों में कई अलग अलग बातें भी खुलकर सामने आई, लेकिन अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जो उन्होंने रिकॉर्ड किया उसका वो इस्तेमाल करेंगे। दिनेश की जो बातें मैंने रिकॉर्ड की है उनका मैं अभी इस्तेमाल इसी वीडियो रिपोर्ट के बीच में करने जा रहा हूँ। अब हम लौटते हैं मुद्दे के ऊपर कि इंडिया गठबंधन ने जिन 14 एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की घोषणा की है, और उसके ऊपर टेलीविज़न इंडस्ट्री की तरफ से, जो न्यूज़ टेलीविज़न इंडस्ट्री है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसकी तरफ से काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। इस तरह की कई बातें कही, मैं आपको बतलाता हूँ उसको। लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा सा ये बतलाना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि नफरत भरे न्यूज़ डिबेट चलाने वाले इन टीवी एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हर शाम 5 बजे कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सज जाता है। पिछले 9 साल से यही चल रहा है। अब हम इसको और ज़्यादा मंजूरी नहीं दे सकते। ये समाज में नफरत फैलाते हैं, ये हिंसा का रूप लेता है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने बायकॉट किया है। उन्होंने जनता से अपील नहीं की है कि इन चैनलों का बहिष्कार करें, कि इन एंकरों का बहिष्कार करें। कहने वाले एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंकर एंकरानियाँ।
मैं उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। एंकर में मैं दोनों को गिन लेता हूँ तब तक जब तक कि वो अपने लिए अलग शब्द न गढ़ें, ऐसा इन्होंने कहा है। और जो तथ्य है वो ये है, इन्होंने किसी दर्शक से नहीं कहा कि इसका बहिष्कार करें, इन्होंने किसी से ये नहीं कहा, इन्होंने अपने फैसले में भी ये नहीं कहा कि इस चैनल का बहिष्कार करते हैं, इन्होंने कहा कि इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं। दिनेश का सवाल मुझसे ये था कि ये क्या कहाँ तक सही है, क्योंकि कोई भी एंकर जो है अपने चैनल के मैनेजमेंट, एडिटर, उनकी मर्जी के बिना तो नफरत फैलाने का कार्यक्रम चला नहीं सकते, अगर वो नफरत फैलाने वाला है तो उस हालत में बहिष्कार करना है तो चैनल का करते, किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर क्यों किया गया, ये है। अब इसके बारे में मैं कुछ कहने के पहले मैं जरा सा 2 लाइन आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA ने क्या कहा है। NBDA ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के इस फैसले से पीड़ा हुई है, इसको लेकर चिंतित हैं। इस फैसले ने एक खतरनाक मिसाल पेश की है। विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधियों को कुछ खास टॉप टीवी एंकरों के कार्यक्रम में जाने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, ये असहिष्णुता का संकेत है, ये प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। विपक्षी गठबंधन खुद को बहुलता और स्वतंत्र प्रेस का हिमायती बताता है, लेकिन उसका यह फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर चोट करता है। कुछ और अलग अलग चैनलों के मुखिया जो हैं, बड़े बड़े उनके अधिकारी या संपादक, उन लोगों ने भी इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। जाहिर है कि 14 एंकर अगर हैं तो कम से कम 10-12 कुछ चैनल भी होंगे अलग अलग। मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इसको एक मुद्दे के रूप में देख रहा हूँ, मैं ब्रांड के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि जो इन बहिष्कार, इनका बायकॉट करने की जो बात कही गई है, इन कार्यक्रमों में से बहुत से कार्यक्रमों के बारे में पिछले बरसों से मैं पढ़ते आ रहा था सोशल मीडिया पर कि ये नफरत का एक एजेंडा फैला रहे थे। उसके कुछ एक स्क्रीनशॉट हमको दिखाएंगे भी आपको। कोई छांट के हमने किसी चैनल को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन इस लिस्ट में से कुछ ऐसे नाम हैं जिनके कार्यक्रम, अगर आप उसकी केवल सुर्खियां देख लें और अगर आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई है, 5वीं तक आप पढ़े हुए हैं, तो उसके कुछ गिने चुने शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो किस कदर नफरत फैला रहे हैं, किस कदर हिंदू मुस्लिम के बीच यहाँ तनाव खड़ा कर रहे हैं, कैसी नफरत फैला रहे हैं वो। ये एक बात हुई। दूसरी बात, किस कदर वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वो विपक्षी पार्टियों पर हमला कर रहे हैं लगातार। कल से कई पत्रकारों ने एक बात लिखी है सोशल मीडिया पर, मेरी अपनी मौलिक बात नहीं है, दूसरे लोगों की लिखी हुई बात मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि ये जो लोग, ये 14 लोग और इनके चैनल और इनकी एसोसिएशन आज अपने आप को पत्रकार, आज अपने आप को मीडिया करार दे रहे हैं। क्या मीडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके सारे सवाल केवल विपक्ष के लिए रखे जाएं? कि मीडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता से भी सवाल करे? जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो मेरी बहुत ही मामूली सी छोटी सी समझ ये कहती है कि सवाल तो सत्ता से होना चाहिए, जिनके हाथ में ताकत है, जो काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, जिनके फैसलों से इस देश में महंगाई बढ़ती है या घटती है, टैक्स बढ़ते हैं या घटते हैं, बांध बनते हैं या नहरें बनती हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं या थमती हैं। सवाल तो उस सत्ता से होने चाहिए, विपक्ष से कैसे सवाल? और दूसरी बात ये, हमने कई प्रदेशों के नेताओं को देखा है जो सत्ता में हैं, वो कभी मीडिया के सवालों से परहेज नहीं करते, वो जवाब देते हैं, 10-10 कैमरों के सामने देते हैं, 20-20 बिना कैमरे वालों के सामने देते हैं। तो ऐसे में ये जो 14 लोग हैं गिने चुने, और इन 14 लोगों के जितने भी चैनल होंगे, शायद 14 होंगे, 10 होंगे, क्या ये लोग एक जर्नलिज्म कर रहे थे? क्या ये अखबार नवीसी कर रहे थे? क्या ये पत्रकारिता कर रहे थे? मैंने दिनेश से जो बात की है उसको भी आपको सुनाता हूं अभी, लेकिन उस बातचीत से परे जो मेरा खुद का सोचना है उसको भी मैं आपको बतला रहा हूं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक परिभाषा रखना चाहूँगा कि इस देश में जो मीडिया नाम का शब्द है, सारी दिक्कत वहीं पर है। अगर ये मीडिया नाम का शब्द नहीं रहता तो आज ये बवाल खड़ा नहीं हुआ रहता।
इसकी वजह है कि जब मैंने अखबार नवीसी शुरू की है 1976 में इमरजेंसी के बीच में, उस वक्त केवल अखबार हुआ करते थे, एक दो रेडियो हुआ करते थे, बीबीसी रेडियो हुआ करता था, रेडियो सीलोन जो गाने बजाता था वो हुआ करता था, और आकाशवाणी हुआ करती थी। दूरदर्शन उसके बाद में शुरू हुआ था हमारे हिसाब से, दिल्ली वगैरह में पहले रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल उस समय के सेंसर मिनिस्टर थे, सूचना मंत्री बोलना ठीक नहीं है, जो सही काम था उनका, सेंसर मिनिस्टर थे, उनकी मेहरबानी से यहाँ पर भी एक टेलीविज़न स्टेशन लगा था, जिसके बनते हुए 7 लोग मरे थे। उस खबर को सेंसर किया गया था, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। मैं आता हूँ इस बात पर कि उस वक्त केवल अखबार हुआ करते थे, जो रेडियो टीवी थे वो केवल सरकारी थे, आकाशवाणी दूरदर्शन। उस वक्त ये दिक्कत नहीं थी, उस वक्त अखबार ही मीडिया थे और मीडिया नाम का शब्द नहीं था, हम प्रेस लिखा करते थे अपने आप को। आज की तारीख में भी अखबार हैं, उनकी एक बड़ी मौजूदगी है। इस देश में अखबारों का कुल सर्कुलेशन घटा नहीं है, उनकी मौजूदगी बहुत है, उनकी विश्वसनीयता दूसरे किसी भी प्रचार प्रसार मीडिया माध्यम से अधिक है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की, मैं बहुत सारे एडिटोरियल पहले से लिखते आ रहा हूँ, कल के इस फैसले के आधार पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा पुराना स्टैंड है ये, कि प्रेस को मीडिया नाम का ये जो बड़ा सा छाता है, इससे बाहर निकल जाना चाहिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने हिसाब का जर्नलिज्म करने के लिए, अखबार नवीसी करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए। आप इन 3 शब्द को देखें, एक है जर्नलिज्म, जो कि टीवी के पहले से चले आ रहा है, इसका मतलब है जर्नल, एक जर्नल एक पत्रिका। एक है अखबार नवीसी जो अखबार से जुड़ा हुआ है, एक है पत्रकारिता जो समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है। ये तीनों शब्द जो हैं ये प्रिंट के शब्द हैं। मेरा ये मानना है कि प्रिंट के लोगों को, मालिकों को भी, पत्रकारों को भी मीडिया शब्द से बाहर निकलकर अपने लिए प्रेस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद मीडिया नाम का जो शब्द बचता है उसको टीवी चैनल, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब जिस पे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, इनको जो इस्तेमाल जैसा करना है वो करें मीडिया शब्द का, जिसको अपने को मीडिया कहना है कहें। लेकिन चूंकि मीडिया शब्द के भीतर इतने भांति भांति किस्म के लोग घुस आए हैं, इतने तरह तरह के कारोबार उसमें घुस गए हैं कि उनका जर्नलिज्म से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रह गया है। अखबार नवीसी से चौथी पीढ़ी का रिश्ता उनका रह गया है। तो अखबारों को खुद ही अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर वापस आ जाना चाहिए। जिसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी प्रेस, उसको अपने आप को प्रेस कहना चाहिए। मैं आज यहाँ पे जितनी बातें कह रहा हूँ इंडिया नाम के गठबंधन के बारे में, उसके इस फैसले के बारे में, टीवी चैनलों के बारे में, मैं मीडिया के इनसाइडर की हैसियत से बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रेस के हैसियत से बात कह रहा हूँ। मेरी समझ एक अखबार नवीस की है, मैं उस हैसियत से आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इस गठबंधन का ये फैसला बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे टीवी चैनल और बहुत सारे एंकर जो सितारा एंकर हैं, स्टार एंकर हैं, जिसके नाम पर टीआरपी जुटती है, जिनको प्राइम टाइम का डिबेट अलॉट किया जाता है, ऐसे लोग, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर, जर्नलिज्म के नाम पर जो अलग अलग किस्म से भड़काने की बातें कर रहे हैं, उकसाने की बातें कर रहे हैं, नफरत और हिंसा फैला रहे हैं और विपक्ष को विलेन बनाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष के अधिकार सीमित रहते हैं, जो अधिकतर अधिकार रहते हैं वो सत्ता के रहते हैं। ये टीवी चैनल जो हैं, इनके समाचार बुलेटिन, इनके कार्यक्रम, ये सब विपक्ष को विलन बनाने पर आमादा हैं। इनके सवाल राहुल गांधी से हैं, इनके सवाल लालू से हैं, इनके सवाल पवार से हैं, इनमें से किसी के भी सवाल मोदी से नहीं है, इनमें से किसी के भी सवाल केंद्र सरकार से नहीं है। ये एक बुनियादी फर्क है। अखबारों में भी बहुत से अखबारों ने अपनी आत्मा बेची होगी। बहुत से अखबार, उनके बारे में कहा जाता है कि एक वक्त जो छप कर बिका करते थे,
आज वो बिक कर छपा करते हैं। होंगे कुछ अखबार ऐसे होंगे, कुछ या ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अखबारों में अभी भी एक जिम्मेदारी और ईमानदारी बाकी है, क्योंकि इसका मिजाज पहले से चले आ रहा है। आज टीवी चैनलों के भड़काऊ शो की तरह, इन एंकरों के शो की तरह अगर कोई अखबार ऐसा भड़काऊ निकलेगा, मेरा पक्का भरोसा है कि वो अखबार अपना सर्कुलेशन खो बैठेगा, पाठक खो बैठेगा। इस ट्रेड का, इस प्रोफेशन का मिजाज अलग है, जर्नलिज्म और पब्लिकेशन का मिजाज अलग है। तो इन लोगों को अपनी इज्जत के लिए, अपने पाठकों के प्रति ईमानदारी के लिए अपने आप को प्रेस लिखना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए। और मैं एक प्रेस के हैसियत से, जैसे मैं न्यूक्लियर साइंस से लेके क्रिकेट तक कई मुद्दों पर लिख लेता हूँ, पर्यावरण से लेके राजनीति तक लिख लेता हूँ, तो मैं एक आउटसाइडर की हैसियत से टीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इनसाइडर नहीं हूँ, मैं उस मीडिया का हिस्सा नहीं हूँ जिस मीडिया का हिस्सा ये टीवी चैनल्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये एंकर जिस मीडिया का हिस्सा है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। ये ठीक उसी तरह कि जिस तरह एक सांप्रदायिक दंगा करने वाले जिस तरह अपने आप को हिंदू या मुस्लिम करार देते हैं, मैं ऐसे किसी धर्म का हिस्सा नहीं हूँ, उसी तरह मैं इस मीडिया का हिस्सा भी नहीं हूँ। आज जो लोग रवीश कुमार का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम के बिना हिंदुस्तान के टीवी जर्नलिज्म की बात हो नहीं सकती। रवीश कुमार ने लिखा है कि उन्होंने 7 साल बहिष्कार झेला था। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार आलोक पुतुल ने कल ट्विटर पर पोस्ट किया है बीजेपी का एक पुराना फैसला, जिसमें उन्होंने कुछ ट्वीट को लेकर एनडीटीवी के बहिष्कार का फैसला लिया था और चिट्ठी जारी की थी कि वो एनडीटीवी का बहिष्कार कर रहे हैं। एनडीटीवी का सितारा पत्रकार रहे हुए, मैं उनके रहने तक को पत्रकार गिन ले रहा हूँ एक रियायत देते हुए, उन्होंने लिखा है 7 साल बहिष्कार झेला है, अभी 7 घंटे भी नहीं हुए हैं प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए। ऐसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे आज इन चैनल्स को बचाने के लिए, इन एंकर्स को बचाने के लिए। ऐसा रवीश ने लिखा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है रवीश ने कि गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए। अगर वह यह काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेके वो गंभीर नहीं है। और भी कई बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन मेरे पास और बातें हैं यहाँ कहने के लिए। मैं चाहूँगा कि दिनेश आकुला से मेरी जो बातचीत हुई है उसको हम यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाते हैं। वो पूरी बात नहीं है लेकिन उसको हम दिखाते हैं आपको, आप देखिए इसको। दिनेश, कल आपने देखा कि इंडिया नाम के अपोजिशन कोलिशन ने जिस तरह से 14 अलग अलग एंकर्स को बाइकॉट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टीज के लोग नहीं जाएंगे इन एंकर्स के शो में। उन्होंने पूरे के पूरे चैनल को अभी बाइकॉट नहीं किया है। ये सेलेक्टेड एंकर्स हैं जो मेरी जुबान में नोटोरियस थे, जो बहुत ही भड़काऊ किस्म के प्रोग्राम करते थे। आप उनको जरूर इनकार कर सकते हैं नोटोरियस मानने से। मैं आपसे जानना चाहता हूं दिनेश, आप 20 साल रहे टेलीविजन में, आपका क्या कहना है इस बाइकॉट के बारे में, क्या महसूस करते हैं? चलिए, कोई पहली बार बॉयकॉट नहीं हुआ किसी रिपोर्टर या एंकर्स के ऊपर। इससे पहले भी बीजेपी ने भी कई एंकर्स और रिपोर्टर्स को बॉयकॉट कर दिया। आपको याद होगा, मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे एनडीटीवी के रवीश का शो है और कई ऐसे शोज है जहां पर बीजेपी ने कोई भी पॉलिटिशियन को नहीं भेजते थे। तो हालांकि वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट या ट्विटर में या फेसबुक में कहीं अनाउंस उन्होंने किया नहीं था, लेकिन ये क्लियरली इंडिकेशन था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के उनके जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स जो हैं, वो नहीं जाएंगे फला फला एंकर्स के पास। वही सेम कार्ड्स जो है अभी इंडिया ब्लॉक, जो ऑपोजिशन का ब्लॉक है, उन्होंने खेला है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सिलेक्टेड 14 जो एंकर्स है, इनके शोज में एंटी इंडिया ब्लॉक का स्टोरीज चल रहा है। उनका ये कहना है कि वो गोदी मीडिया है, प्रो पीएम मोदी के स्टोरीज चलाते हैं और इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन को बैड लाइट में दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया और ब्लॉक करने की बात की। सर, मेरा जो कहना है एज ए जर्नलिस्ट, पर्सन ब्रॉडकास्ट में हूँ, ये गलत है। बिल्कुल ये गलत इसलिए है क्योंकि ट्रेंड ऑफ मीडिया जर्नलिज्म हैज चेंज्ड। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। 2003 चलते हैं, जब मैं छत्तीसगढ़ में आपके
शहर में जब मैं रिपोर्टिंग करता था स्टार न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद स्टार न्यूज के लिए। तो उस समय चीफ मिनिस्टर जब अजीत जोगी थे, ही यूज्ड टू कॉल द रिपोर्टर्स। वो रिपोर्टर्स को कॉल करते थे, मुझे कॉल करते थे रिएक्शन देने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू 2023, 20 साल हो गया है। 20 साल में जर्नलिज्म ऐसा चेंज हुआ कि कोई भी रिपोर्टर को कोई भी पॉलिटिशियन कॉल नहीं करता, क्योंकि जो मीडिया मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया है कि मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट कोरिलेशन में है पॉलिटिशियंस के साथ। मुख्यमंत्री को बात करना है तो वो मालिक से बात करेगा, मुख्यमंत्री से बात करना है तो मैनेजमेंट से बात करेगा। मीडिया एंकर जर्नलिस्ट का कोई रोल नहीं है। तो इसका जो मैं कहना जो जो चाह रहा हूं ये है कि कोई भी एंकर, कोई भी जर्नलिस्ट सुओ मोटो कि मुझे इस फला फला व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ मुझे करना है, मेरा शो है, मैं करूंगा, ये इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक मीटिंग होता है, एक जनरल डिस्कशन होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, एक एजेंडा होता है चैनल का। फॉर एग्जाम्पल सर, आपका एक जो न्यूज़पेपर है दैनिक छत्तीसगढ़, सोचिए एक दैनिक छत्तीसगढ़ टीवी है और मैं आपके यहाँ एंकर हूं और आप प्रो बीजेपी है, मैं आके बोलूंगा मैं प्रो कांग्रेस करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि आप टू क्रॉस द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कभी चाहेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का एक स्टार होगा, एक अपर हैंड होगा उन एंकर्स के ऊपर कि भाई तुम करो जो करना है, विल बी बैकिंग यू अप। तो जो यदि इंडिया ब्लॉक ने बॉयकॉट किया तो दे हैव ऑल द राइट टू बॉयकॉट, उनका इच्छा है किससे बात करना नहीं करना है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन व्हाई डोंट यू टॉक टू द चैनल्स कि भाई आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको हम बॉयकॉट करेंगे। इन पर्टिकुलर एंकर्स को बॉयकॉट करके क्या मिलेगा उन्हें? दिनेश, आपको ये नहीं लगता कि इन चैनल को ये मालूम है कि ये चैनल भी बायकॉट करने के लायक हैं? उनको बहुत अच्छे से ये बात आती है, और मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको अपना एक यूएसपी बना के रखा है कि हम बायकॉट के हद तक जा चुके हैं, हम बायकॉट के लायक हैं। वो शायद बहुत खुश होंगे अगर उनको इंडिया कोलिशन बायकॉट कर देगा इन चैनल्स को, तो इनको ये साबित करने में आसानी होगी कि हमारी वफादारी देखो, हमारा काम देखो कि ये हमको बायकॉट कर रहे हैं। तो वो हो सकता है खुश हों इससे। क्या लगता है आपको? सर, एक मीडिया में एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ है सर। और इसके लिए मीडिया दोषी नहीं है, इसके लिए जो सिस्टम है वो दोषी है। डेंजरस ट्रेंड का मतलब यह है कि यू आर टेकिंग साइड्स, आपको एक साइड लेना पड़ रहा है। आप इधर प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट साइड लेना पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ हैदराबाद से आपसे बात कर रहा हूँ, तो हैदराबाद हालांकि तेलंगाना की कैपिटल है, लेकिन हम उसे अभी भी आंध्र और तेलंगाना को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो मीडिया भी बटा हुआ है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश का आपने सुना होगा कि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया। तो उसमें एक एक तबका है मीडिया का जो चंद्रबाबू नायडू को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। एक मीडिया है जो वाईएसआरसीपी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो पार्टी नायडू को सपोर्ट कर रहा है तो उसे एलो मीडिया कह रहा है, मतलब वाईएसआरसीपी एलो मीडिया कहता है। और ये जो ऑपोजिशन है वो वाईएसआरसीपी को ब्लू या ग्रीन मीडिया कहता है। अच्छा। ब्लू और येलो का मतलब है कि पार्टी का कलर्स को लेकर चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नेशनल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है। लेकिन जो सबसे डेंजरस, जो खतरनाक बात यह है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मीडिया, क्योंकि मैं इतना साल से मीडिया में रहा हूँ, बड़े बड़े पोजिशन पे रहा हूँ, मुझे पता है और मैं खुल के भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, कि आप सरकार के साथ हेड ऑन कोलिशन लेकर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि आपका जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत खर्चे हैं। कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत पैसा और एड्स पे चलता है। टेलीविजन के लिए दिक्कत यह है कि टेलीविजन के लिए एड्स के अलावा उनका केबल नेटवर्क होता है, ब्रॉडकास्टिंग का होता है। यदि आप, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, यदि मैं स्टेट से पंगा लेता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता हूँ, तो जितने भी एमएसओ है, जितने भी डिजिटल ऑपरेटर्स हैं गांव गांव में, अधिकतर जो एमएलए के पास है। एक इंसिडेंट आपको मैं बताऊंगा। 2014 में जब मैं टीवी 9 का एग्जीक्यूटिव एडिटर था, तो उस समय हमने एक स्टोरी चलाई जो गलत था, और हमने माफी भी मांगा ऑन स्क्रीन की स्टोरी गलत हो गया करके। हालांकि माफी मांगने से कम नहीं होता, लेकिन हमने माफी मांगा। जब टीआरएस, जो अभी बीआरएस हो गया है, वो पावर में आया, तो उन्होंने उसको याद रखा और उन्हें लगा कि ये जो चैनल है ये प्रो आंध्रा चैनल है, इसलिए उन्होंने इस बात को असेंबली में लाकर कंप्लीट बैन कर दिया। बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने, कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया पूरा स्टेट में। जून 4 से फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 4 को रिस्टार्ट हुआ है वो चैनल। जबकि नंबर 1 चैनल था स्टेट का, उसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि मीडिया के लिए भी उतना आसान नहीं है कि आप यदि, लोग कहते हैं न्यूट्रल करो, गवर्नमेंट के खिलाफ करो, जो आज टेलीविजन में इट्स नॉट सो इजी सर। मैं दिनेश एक सवाल करना चाहता हूं। हम अभी तक जितनी बात कर रहे हैं बायकॉट को लेकर,
ये हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर करने को लेकर, किसी कोलिशन का साथ दो, किसी के खिलाफ एक नरेटिव सेट करो, इसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के मैं नाम देख रहा हूं दिनेश, इसमें बहुत सारे एंकर ऐसे हैं, मैं तो बरसों से इनको देखना बंद कर चुका हूं, लेकिन मैं इनके बारे में बीच बीच में खबरें पढ़ता हूं टीवी पर या दूसरी जगहों पर, जो लोग कमेंट करते हैं वो देखता हूं ट्विटर वगैरह पर। मुझको लगता है कि राजनीति से परे, नेताओं और कोलिशन से परे, ये लोग नफरत का जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये इस देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर रहे हैं। ये इस देश में जिस तरह से किसी को एंटी नेशनल साबित करने पे उतारू हो जाते हैं, ये जिस तरह से दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है कि नहीं है याद कि अभी एक टेलीविजन चैनल ने हरियाणा के मामले में, नूह में जब कम्युनल राइट्स हुए, जी उसको लेकर जितना दंगा फैलाने की कोशिश की, उसका एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में हुआ। उस प्रोग्राम में जो एंकर उनका आने वाला था, जो नोटोरियस था ये कम्युनल एजेंडा सेट करने के लिए, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया, उस प्रोग्राम में जाने से नहीं गए उस प्रोग्राम में। वो रूलिंग पार्टी ने भी उसको पूरी तरह से बायकॉट किया। मेरा ये कहना है कि आप केवल पार्टी कोलिशन लीडर, इससे परे भी थोड़ा देखिए। आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जो हैं, जो टेलीविजन मीडिया है, उसको आप देखिए, उसकी हालत देखिए। वो देश में नफरत के पेट्रोल को छिड़क कर माचिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे चैनल, मैं हर एक को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं दिनेश आपको एक स्टेटमेंट थोड़ा सा अपने सवाल के साथ साथ देना चाहता हूं। मैं पिछले कई साल से एडिटोरियल में लिखते आ रहा हूं कि प्रिंट मीडिया को मीडिया नाम के इस अम्ब्रेला से बाहर निकल जाना चाहिए, अपने आप को मीडिया नहीं कहलाना चाहिए, अपने आप को ओल्ड फैशन प्रेस कहलाना चाहिए, क्योंकि एक अखबार की हैसियत से मेरी कुछ इज्जत थी। आज जब मैं मीडिया में अपने आप को गिनाता हूं, तो मेरी इज्जत एक धेले भर की नहीं रह गई, एक टके शेर की नहीं रह गई है। लोग मुझको बिका हुआ मानते हैं, मुझको भड़काने वाला मानते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है मीडिया में। तो मेरा ये कहना है कि प्रेस को तो बाहर आ जाना चाहिए और प्रेस कहना चाहिए अपने को। टेलीविजन डिजिटल, जिसको जो कहना है अपने को कहे। एक दूसरा, जब आप टेलीविजन के कॉन्टेक्स्ट में बार बार जर्नलिस्ट कह रहे हैं या जर्नलिज्म कह रहे हैं, मुझको उसमें बहुत आपत्ति है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता पत्र से चालू हुई है, पत्र यानी न्यूज़पेपर। जर्नलिज्म जो है जर्नल से शुरू हुआ है, जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म। इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव देयर ओन डेफिनेशन। वो जो कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है। देश में कई आतंकी संगठन कई काम करते हैं, कई सांप्रदायिक संगठन कई काम करते हैं, कई जातीय संगठन कई काम करते हैं। लेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डू व्हाट दे वांट टू डू, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस। मेरा ऑब्जेक्शन तब है जब उनको अखबारों के साथ जोड़ के पत्रकारिता उनको गिना जाता है। जो टेलीविजन चैनल कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है। तो मैं आपसे फर्क समझना चाह रहा हूं। आप अखबारों में भी काम कर चुके हैं, टीवी में भी काम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल जो कर रहे हैं वो किसी भी तरह से पत्रकारिता या जर्नलिज्म है? सर, आपने जो कहा है बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही, ऑन द डॉट कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जब मैं टेलीविजन में एक जर्नलिस्ट था 2008 में, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, जब मुझे एक बड़ा अखबार, बड़ा न्यूज चैनल में ट्रांसफर किया गया था हैदराबाद से दिल्ली, तो उस समय मैं जब फील्ड पे था, तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने लैंड किया था उस दिन मुझे कांग्रेस बीट दिया गया था। जब मुझे कांग्रेस बीट मिला था तो मैं 26 अकबर रोड गया था देखने पहली बार ये दिखता कैसा है। मैं देख देख के वापस आया तो मेरे जो एडिटर थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई तुम अगले दिन एक्सपेंशन है, कैबिनेट एक्सपेंशन, आप लिस्ट निकालिए। मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था, तो मैंने दोस्तों को फोन वोन किया, सबने दिल्ली से लिस्ट विस्ट दिया, कोई लिस्ट किसी से मैच नहीं हो रहा था। और काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगा दिल्ली में सबको पता होगा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, सबके पास नाम होगा, तो कोई भी नाम, 4 जर्नलिस्ट जो मेरे मित्र थे उनसे मैंने लिस्ट लिया, उनके पास प्रोबेबल के लिस्ट थे और कोई किसी का लिस्ट मैच नहीं कर रहा था। तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर सुनील कुमार जी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, तो उनके पास गया तो उन्होंने कुछ मदद की, कुछ कॉन्टैक्ट दिया। तो फिर मैं गया, मुझे आज भी याद है, उन्होंने डोसा खिलाया था मुझे अपने ऑफिस में। हाँ। तो मैंने उनको बोला था, सर मुझे दिक्कत हो रही, तो बोला नहीं तुम ऐसा ऐसा काम करो, तुमको आइडियाज मिल जाएंगे। तो मैंने अपने सोर्सेज कॉन्टैक्ट से पता करके
मैंने लिस्ट निकाला 8 लोगों का, जो मुझे प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट के यहाँ से जो लेटर्स जाते हैं वहां पर कांटेक्ट मिला। तो 8 लोग को जिनको पत्र जा रहा था, एक्सपेंशन में उनका नाम है, उनसे लिस्ट लेके मैं उनके पीछे पीछे जाके पूरा कवर करके मैं ऑफिस गया। नोएडा में ऑफिस होते हैं सबके जितने भी चैनल्स हैं। जब मैंने जो सो कॉल्ड एडिटर के पास जाके जब मैंने लिस्ट दिया उन्हें, तो उन्होंने वो लिस्ट फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बकवास लिस्ट है, ये लिस्ट होना चाहिए। तो मैं बोला सर ये लिस्ट मैच ही नहीं कर रहा है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, तुम जाओ। तो मैं चले गया अपने रूम में जाके सो गया। तो अगले दिन एक दूसरे चैनल ने ब्रेकिंग किया, तो मुझे बुला के बोला कि लिस्ट दिखा दो। तो उसी समय मैं समझ गया कि जो जर्नलिज्म 2008 की बात कर रहा हूँ, 2008 फरवरी 20 की बात कर रहा हूँ। उसी समय समझ गया कि जितने भी जर्नलिस्ट, फील्ड जर्नलिस्ट जितने भी टेलीविजन के, वो बीसी हो गए हैं। बीसी का मतलब है बाइट कलेक्टर। आपको डेस्क में बोला जाएगा भाई इस फला फला मंत्री से या लीडर से ये सवाल पूछ के आओ, तो हम कैमरा लेके जाएंगे, सवाल पूछेंगे, आ जाएंगे। आपका सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिसर्च, सेल्फ कंटेनमेंट, सेल्फ प्लानिंग, सेल्फ एजेंडा कुछ नहीं बचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा कर रहे हैं, एक मोटा मोटी, क्योंकि मैंने तो इतने चैनल्स में काम किया, मुझे पता है कि जो रिपोर्टर्स है वो बाइट कलेक्टर्स हो गए हैं। उनसे सिर्फ माइक लेके जब सामने जाना, सिर्फ सवाल पूछना, आपको क्या कहना है इस पर, कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये जो एक सिस्टम ऐसा बन गया है, ये कोई जर्नलिस्ट को आप दोष दे नहीं सकते, एक सिस्टम में ऐसा सब ढल गया है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो अभी फील्ड में जाने से कतराते हैं। उनको पता है कि भाई हम भी जाके बाइट कलेक्टर बन जाएंगे। तो ये डिफरेंस जो प्रिंट में जो है, जब प्रिंट में जब आप थे तो आप क्रॉस चेक करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से पूछते हैं, फोन करते हैं, टाइम रहता है। तो इसमें टाइम नहीं रहता। इसमें कौन पहला बाइट चलाएगा, पहला कौन, पहला कौन। तो सिर्फ जो पहला जो कौन और ब्रेकिंग न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया वाले जो 50 टीवी डाल के देखते हैं उन्हीं को पता रहता कि इसने ब्रेक किया। आप और हम जिनके घर में एक टीवी है उनको नहीं पता रहता कि इसने पहला ब्रेक किया। फर्स्ट ऑन दिस न्यूज, फर्स्ट ऑन दैट न्यूज, एक्सक्लूसिव, फर्स्ट विजुअल्स। कॉमन आदमी को कोई मतलब ही नहीं रहता है, उनको सिर्फ समाचार से मतलब रहता है। हम ये जर्गन्स जो लेके आए हैं, इससे हम उसको क्या बोलना चाहिए, मूवी जैसे थिएट्रिकल कर देते हैं, उसको ड्रामा और डाल देते हैं उसको। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है प्रिंट और टेलीविजन में। मेरा ये मानना है दिनेश, जिस तरह से शेक्सपियर के ड्रामा हैं और क्राइम थ्रिलर्स हैं, इन दोनों अलग अलग जॉनर हैं। ये दोनों, इन दोनों का एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो जर्नलिज्म जो है, जो जर्नल पत्रकारिता जो पत्र से निकली है, न्यूज़पेपर से निकली है, इससे टेलीविजन का कोई लेना देना नहीं है। वो जो काम करते हैं वो एक अलग काम है, उसको वो करते रहें। आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद टेलीविजन। मुझको दादा कोंडके की फिल्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना फिल्म बनाता है, मैं अपना अखबार निकालता हूं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म से मुझको, सत्यजीत रे की फिल्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना काम करते रहें। लेकिन मुझको प्रॉब्लम तब आएगा जब दादा कोंडके अपने आप को मीडिया कहेगा और उसमें प्रेस को भी गिनाएगा। देन आई वुड हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो मेरा ये मानना है कि हम जब कभी इन टेलीविजन एंकर्स की बात करते हैं, मुझको आप एक बात बतलाइए, लोग कभी ना कभी तो नौकरी छोड़ते हैं ना। अगर ये अपने मैनेजमेंट और मालिक और चैनल मैनेजमेंट इसके नफरत के एजेंडा को अगर ये एग्री नहीं करते हैं, तो इनके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि ये छोड़ के निकल सकते हैं या कह सकते। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये जिन 14 लोगों के नाम मैं देख रहा हूं, इसमें से कुछ नए नाम है मेरे लिए, मैंने उनको कभी नहीं देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है। मेरा यह मानना है कि दे डिजर्व अ बायकॉट। वो जितना नफरत फैला रहे हैं, और शायद ये बायकॉट जो है ये चैनल्स के लिए भी एक किस्म से एक वार्निंग है कि इन एंकर्स के बायकॉट के बाद हम आपके चैनल का भी बायकॉट कर सकते हैं। उसके बाद तुम कुत्ता बिल्ली लड़वाना, उसके बाद तुम मुर्गा लड़वाना, ये कैसे करोगे? क्या बीजेपी के 3 लोगों को बुला के आप उनको लड़वाओगे? आपस में क्या करोगे? तो मुझको लगता है कि ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ेगा। अगर ये बायकॉट सक्सेसफुल होता है, इट मे गो टू द बायकॉट ऑफ दोज चैनल्स। आपको क्या लगता है कि चैनल्स का बायकॉट वुड बी द रियल थिंग, इट शुड हैपन? It should happen, but I don't think it will happen very soon, because India bloc also knows it's not easy to boycott all the top 5 channels, because आपने देखा होगा 14 में से 3-4 चैनल्स तो टॉप रैंकिंग में है, रेटिंग गेम में है, टॉप रैंकिंग में है। उनको बॉयकॉट करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन इंडिकेशन तो जरूर है कि भाई वी आर वॉचिंग यू, pull up your socks, otherwise you'll face the repercussions, and it will be a dire
रिपोर्केशंस, नॉट ओनली सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तो है बात। और दूसरी बात जो है ये है कि सर ये अब देखना ये होगा, क्योंकि अब नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन जो है और टेलीविजन एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, सब अभी सामने आ रहे हैं कि ये बॉयकॉट ठीक नहीं है करके बातचीत चलेगी। लेकिन आप यदि इन 14 में से कुछ लोगों का ट्वीट देख रहा था, वो तो इसे एज ए विक्ट्री ले रहे थे हाँ कि हम आवाज उठाएंगे, हम ये हाँ कर देंगे, वो कर हाँ। देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि सम एंकर्स जो लिस्ट में है वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ इमेज पोजिशन करने में चलेगा, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इंडिकेशंस आर नॉट गुड फॉर मीडिया। मुझको लग रहा है कि कुछ एक एंकर्स जो हैं, दोज हु डोंट फिगर इन द लिस्ट ऑफ 14, वो लोग एक डीप डिप्रेशन में चले गए हैं कि जी हमने जी कौन से हमने हमारे में क्या कमी थी, हमने कौन सी कसर रखी थी दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में, हमने बेईमानी करने में कौन सी कसर रखी थी कि हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। सम सम एंकर्स आर इन रियल डीप डिप्रेशन। अगर आपके पहचान के हों, आप उनको थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं टेलीफोन करके। हमदर्दी हमको रखना चाहिए उनके साथ भी। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ लोगों से बात किया, तो उन्होंने मुझे रिट्वीट किया, कुछ सॉरी मैसेजेस भेजे मुझे कि पोल भी चल रहा है इन एंकर्स को क्यों बॉयकॉट किया गया है। कुछ पता ना एंकर्स है तो उनका नाम चल रहा है कि इनको क्यों क्यों बॉयकॉट नहीं किया गया, इनका नाम आना चाहिए। सो दे आर आल्सो हैप्पी कि भाई डिस्कशन तो चल रहा है। और मुझको लग रहा है जो ट्रेड बॉडी है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन या जो भी नाम है उसका, जी ट्रेड बॉडी का जिसने स्टेटमेंट जारी किया है, ये एक ट्रेड बॉडी है। ये इट इज नॉट अ जर्नलिस्टिक बॉडी। जो जर्नलिज्म होता था, एक समय वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन रहता था जिसमें हम लोग लड़ाई लड़ते थे, वैल्यूज की, प्रिंसिपल्स की बात करते थे। जी क्या इस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने कभी अपने एंकर्स के नफरती एजेंडा के खिलाफ कुछ कहा था कि ये आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने प्रोफेशन, अपने इंडस्ट्री को सुधारने के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज ये कूद पड़े हैं। ये ठीक उस तरीके से है जैसे नर्सिंग होम एसोसिएशन कूद पड़ता है डॉक्टर्स को बचाने के लिए और डॉक्टर्स के अनफेयर प्रैक्टिस को करने के लिए कुछ नहीं करता। इस तरह का मुझको लग रहा है। दिनेश, आपने मेरे सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम फिर बात करेंगे किसी मुद्दे पर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। टेकिंग मी। थैंक यू दिनेश। अभी आपने सुना कि दिनेश आकुला का इस बारे में क्या कहना है, और मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इस पर केवल सवाल करने जितना सीमित अपने आप को नहीं रख पा रहा था। तो मैं भूल जा रहा था कि दिनेश सवाल कर रहे हैं कि मैं सवाल कर रहा हूं। मैं बोलने भी लगता था, जवाब भी देने लगता था। आपने अभी देखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सवाल जवाब और इंटरव्यू की शक्ल में चीज़ों को नहीं देखता, मैं उसको बातचीत मानता हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई अखबार नवीस अगर सवाल करने के बजाय बातचीत करे तो वो बेहतर है, उससे चीज़ें ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। तो मैं यही कहूँगा इस पूरे मामले में। दिनेश चूंकि टीवी से जुड़ा हुआ है अधिक, इसलिए उसकी सोच थोड़ी सी अलग हो सकती है। मेरी सोच इस मामले में बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि ये किसी तरह से अलोकतांत्रिक नहीं है। इंडिया नाम के गठबंधन ने किसी तरह से आम जनता से अपील नहीं की है इस चैनलों का बहिष्कार किया जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा है जनता से कि इनके कार्यक्रम मत देखो। उसने फैसला लिया है हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मुझको लगता है ये हिंसक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक नहीं, ये गांधीवादी तरीका है। गांधी की पूरी जिंदगी के आंदोलन जो हैं वो बहिष्कार पे टिके रहे। इस कानून का बहिष्कार, इस सामान का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, वो पूरी जिंदगी उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार किया है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो तो दोनों हाथों में मशीन गन लेकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपने चैनल चलाते हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ढेर सारे मामले मुकदमे चल रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने के। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह हैरानी जाहिर की है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है इस शो के ऊपर। जुर्माने की रकम चैनल से, चैनल की कमाई के अनुपात में रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद है, सरकार फिक्रमंद नहीं दिख रही है मुझको। अगर केंद्र सरकार फिक्रमंद होती तो इनमें से आधे चैनल जो हैं अभी जेल में होते। सरकार फिक्रमंद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट बहुत कारगर नहीं है, वो बहुत कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसने हेट स्पीच के खिलाफ ढेर सारे फैसले, आदेश, रिमाइंडर सब कुछ दे रखे हैं,
लेकिन जो चैनल और जो एंकर लगातार हेट स्पीच फैला रहे हैं, लगातार हेट स्पीच फैला रहे हैं, हम कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ऐसी हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं जानता हूं क्यों नहीं कर पा रहा है, या तो उसके हाथ भरे हुए हैं दूसरे मामलों से, वो कितना करे, क्या वो सरकार ही चला ले, क्या वो केंद्र सरकार चला ले कि इनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, इनके चैनल का लाइसेंस क्यों खत्म नहीं हो रहा है। कोई अखबार भी ऐसी नफरत अगर फैलाए, उस अखबार का रजिस्ट्रेशन भी खत्म होना चाहिए। मेरी चैनल से दुश्मनी नहीं है और मैं टेलीविज़न टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। उनको जो करना है करें, अपने आप को पत्रकारिता ना कहें, वो अपने आप को जर्नलिज्म ना कहें, वो उसको जर्नलिज्म पे हमला ना कहें, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ना कहें, उनको जो कहना है कहें। इस देश में दादा कोंड के फिल्म बनाते हैं, सत्यजीत रे भी बनाते हैं और कुंदन शाह भी बनाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपने आप को जर्नलिस्ट होने का दावा नहीं करते, इसलिए मुझको कोई दिक्कत नहीं है। ये टीवी समाचार चैनल जो हैं, इनको जर्नलिज्म का दावा नहीं करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि इनके ये टीवी चैनल जो हैं ये क्या काम करते हैं, वो अपना नया नाम गढ़ें जो ईमानदार हो, उनके मकसद से, उनके कैरेक्टर से उसको ठीक से बतला सके, वो अपना नया नाम गढ़ लें। ये जर्नलिज्म, पत्रकारिता, अखबार नवीसी ये नाम इस्तेमाल ना करें वो। ये इनको छोटे मीडिया जो हैं, जो कागज़ पे, रद्दी कागज़ पे छपते हैं, उनके लिए छोड़ दिया जाना चाहिए इसको। तब आपको ये तय करना है कि इंडिया गठबंधन ने आपको ये मौका दिया है, उन्होंने 14 एंकर्स के नाम आपके सामने रखे हैं। आपको तय करना है कि आप उनको देखना चाहते हैं कि नहीं। मेरी कोई सिफारिश नहीं है। आप उन चैनलों को देखना चाहते हैं कि नहीं, आप तय करें। मैं किसी बहिष्कार की सिफारिश आपसे नहीं कह रहा हूँ। मुझको मालूम है कि इस देश में एक समय मनोहर कहानियाँ नाम की अपराध कथा मैगजीन निकलती थी, जिसके बिना ट्रेन का सफ़र पूरा नहीं होता था हिंदी पढ़ने वाले बालिग लोगों का, जिसको घर में लाने में लोग हिचकते थे, क्योंकि पूरी की पूरी पत्रिका जो है बलात्कार और मर्डर और इसी तरह की कहानियों से भरी रहती थी। सच्ची कहानियाँ, सच्चे जीवन की नाटकीय तरह से लिखी गई कहानियाँ उनसे भरी रहती थी। लेकिन उस वक्त इंडिया टुडे नाम की न्यूज़ मैगज़ीन शुरू हुई थी, उसके पहले से दिनमान नाम की एक मैगज़ीन चलती थी। तो इंडिया टुडे एक मैगज़ीन के शक्ल में कामयाब हुई, धीरे धीरे मनोहर कहानियाँ ने दम तोड़ा। तो वक्त आता है, वक्त है बदलाव का, वक्त आता है बदलाव का। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नारे कहीं कांग्रेस कहीं भाजपा लगा रहे हैं, मैं उनमें से किसी के साथ नहीं हूँ। मैं केवल प्रिंट मीडिया के साथ हूँ, जहाँ से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। और मैं जिस यूट्यूब चैनल पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे प्रिंट मीडिया का ही विस्तार है, ये किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। जिस तरह से अखबार के लिए फोटोग्राफर एक कैमरे को यूज़ करके फ़ोटो खींचता है, ये उसी तरह है। ये मेरी सोच वही है। हमारी अर्थव्यवस्था अखबार की ही अर्थव्यवस्था है, हम अलग नहीं हैं अखबार से कहीं भी। इसलिए मेरी सोच पुरानी दकियानूसी प्रिंट की सोच है। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। मैंने अपनी राय आपको बता दी कि मैं इस बहिष्कार के पक्ष में हूँ। अभी मैं आपको बतलाऊं, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, नाम लेने में हर्ज नहीं है, अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक नाम के एक टीवी चैनल का शायद मालिक भी है, उसका संपादक तो है ही। उसका एक क्लिप आ रहा था, वीडियो क्लिप छोटा सा, इजराइल के या किसी देश के कोई व्यक्ति थे। उन्होंने कहा उसको बीच में रोक के टोक के कि मुझको यहाँ बोलना तुम चाहते हो मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं बोलिए। उसके बाद उन्होंने शायद 60 सेकंड तक जो कहा है वो भयानक है। उन्होंने पूरा का पूरा उजागर कर दिया कि ये तुम किस तरह का तमाशा करते हो जिसको तुम जर्नलिज्म कहते हो। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में इस बात को कहा है। मैं नहीं जानता कि हम उस वीडियो को आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको उसको ढूंढना चाहिए। उसको अर्नब गोस्वामी नाम से अगर आप वीडियो ढूंढेंगे ट्विटर पर, जो अब एक्स कहलाता है, तो शायद आपको मिल जाएगा। अभी ताज़ा ताज़ा है वो, आपको देखना चाहिए उसको। किस तरह से कोई किसी का पानी उतार सकता है, ये उसमें है। और ये पानी उतारने लायक लोग हैं। ये मैं आपको बतलाऊं, ये गौरवशाली देश जिसमें धर्मनिरपेक्षता की एक लंबी परंपरा थी,
उस पूरी परंपरा को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। मैं किसी एक एंकर या एक चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो इनमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी तरह के लोगों का है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को, यहाँ के सद्भाव के ताने बाने को, इन सब को इन्होंने चूर चूर कर दिया, क्योंकि नफरत बिकती अधिक है, क्योंकि नफरत की बात करना जो है उससे टीआरपी ज़्यादा मिलती है, इसलिए भड़काने में लगे हैं ये लोग। और जो गोदी मीडिया इनको कहते हैं, उनके बारे में आप खुद तय कीजिए कि ये किसका साथ दे रहे हैं, इनको क्या बुलाया जाए। मैं क्यों नाम गिनाऊं, मैं आउटसाइडर हूं, इस टेलीविज़न मीडिया से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं पुराना अखबार नवीसी का आदमी हूं। आप इनके बारे में खुद सोचिए, जो लोग इनको बचा रहे हैं उनके बारे में सोचिए। ये किसी भी तरह से लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये चैनल और इनके ये एंकर। इनका बायकॉट करना जो है एक गांधीवादी फैसला है, बहिष्कार गांधीवादी फैसला है। किसी की रोजी रोटी नहीं छीन रहे ये। जो लोग आज इस देश में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो लोग आज इस देश में मुस्लिमों से कुछ खरीदने बेचने की बहिष्कार की बात कर रहे हैं, उस बहिष्कार को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनका बहिष्कार करना कहां से अलोकतांत्रिक हो जाएगा। आपको ये देखना होगा कि ये किस तरह से बहिष्कार को उकसावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आज बस इतना ही। मैं ये पूरा ये चर्चा जो है ये 1 घंटे भी जारी रह सकती है, मेरा पसंदीदा मुद्दा है, लेकिन मैं फिर कभी इस बारे में आपसे और बात करूंगा। हम एक अपील आपसे करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक भी कीजिए और नीचे टिप्पणी लिखिए, आपकी सहमति असहमति जो है उसको लिखिए। और एक छोटी सी बात ये कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी ज़िंदगी बचाते हैं और हम चाहते हैं कि हम बरस दर बरस एक दूसरे को इस तरह से देखते रहें। फिर मिलते हैं।